पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फिनाल के प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनाल। तो फिनाल में जो है दो तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है। एक जो है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप और दूसरा होता है जो ये बेंजीन में बेंजीन रिंग होती है, ये जो है OH। तो इस एक रिएक्शन OH के कारण होता है और दूसरा जो है इस बेंजीन रिंग के कारण भी फिनाल कुछ रिएक्शन देता है। तो इनको दो तरह के रिएक्शन में बांटा जा सकता है, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप और रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन ग्रुप। तो इसमें जो पहला रिएक्शन OH ग्रुप के कारण है, OH ग्रुप के कारण जो रिएक्शन फिनाल शो करता है उसमें पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जो एक्टिव मेटल होते हैं, एल्कली मेटल्स होते हैं, वह जो है फिनाल से क्रिया करके H जो है प्लस के रूप में रिप्लेस होता है और Na प्लस के रूप में यहाँ पर आ जाता है। तो ये O प्लस और Na माइनस के रूप में बनता है। इसको कहते हैं सोडियम फिनाक्साइड। ये रिएक्शन जो है अल्कोहल भी देता है, सोडियम के साथ रिएक्शन अल्कोहल भी देता है। इसके बाद जो है आपको दूसरे रिएक्शन जिसमें फिनाल का OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जिसको एसाइलेशन के नाम से जानते हैं। जब फिनाल का H जो है एसिल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, ये इतना ग्रुप को एसिल ग्रुप कहते हैं, CH3CO को, ठीक है। तो जब H जो है COCH3 से रिप्लेस हो जाए तो इसको कहते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए फिनाल का O है और CH3CH की जगह CH3CO आ गया, तो इसको एसिल ग्रुप कहते हैं। इसी के आधार पर इसको एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद जो है ये दूसरा रिएक्शन OH ग्रुप का होता है जब इसको एस्टिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं। ये आपका क्या है, ये एस्टिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ देखिए H जो है वो फिनाल का OH का H इसे ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा और H इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा, एस्टिक एसिड बना देगा। और CH3CO ग्रुप ये जो बचा हुआ है CH3CO ग्रुप वह O के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जिसके कारण ये आपका फेनिल एस्टेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो बेंजोइलेशन रिएक्शन में जब फिनाल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराते हैं तो ये जो है H जो है ये Cl के रूप में निकल जाएगा और O के साथ COCH3 ये जुड़ जाएगा। तो इसका ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, इसको कहते हैं फेनिल बेंजोएट। इतने ग्रुप को फेनिल कहेंगे और इतने ग्रुप को बेंजोएट कहा जाता है। तो ये बनेगा आपका फेनिल बेंजोएट बनेगा। ये नेम रिएक्शन बनाता है। तो ये क्षार की उपस्थिति में जब फिनाल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये फेनिल बेंजोएट बनता है। इस रिएक्शन को साटन बाउमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये नेम रिएक्शन बनाता है जब फिनाल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से करते हैं तो फेनिल बेंजोएट बनता है। यह एक नेम रिएक्शन बनाता है इम्पोर्टेंट, जिसको साटन बाउमन अपक्रिया या साटन बाउमन अपक्रिया के नाम से ये जानते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आप लोग करा सकते हैं जिसमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है, जिसको कहते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फिनाल की क्षार की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है। ये एरिल एल्किल ईथर बनता है। इसमें जो है आपका फर्स्ट जो है फिनाल को NaOH से क्रिया कराएंगे जिससे सोडियम फिनाक्साइड बनता है। ये जो है ये फिनाल का H और NaOH का OH H2O के रूप में निकलता है और ये साल्ट के रूप में बनता है O- और Na+, जिसको सोडियम फिनाक्साइड कहते हैं। इस सोडियम फिनाक्साइड की क्रिया यदि मेथिल आयोडाइड से करा दें तो आपका ये Na के रूप में निकल जाएगा, Na और O से CH3 जुड़ जाएगा। तो ये देखिए O से CH3 जुड़ गया, इसको कहते हैं, इतने ग्रुप को OCH3 को मिथाक्सी कहते हैं और ये आपका बेंजीन।
तो ये जो है या तो ये मेथॉक्सी बेंजीन या कॉमन नाम इसका हो जाएगा मेथिल फेनिल ईथर। इसको कॉमन नाम क्या कहेंगे? मेथिल फेनिल ईथर। या इसका एक और कॉमन नाम होता है मेथॉक्सी बेंजीन को एक कॉमन नाम एनिसोल के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो है यदि सोडियम फिनाक्साइड बनाने के बाद ये मेथिल आयोडाइड की जगह एथिल ब्रोमाइड ले लिया जाए तो ये NaBr निकल जाएगा और O के साथ इतना C2H5O के साथ जुड़ जाएगा, Na के साथ Br निकल जाएगा। तो ये बनता है, इतने ग्रुप को इथाक्सी बोलेंगे और इतना ग्रुप को बेंजीन बोलते हैं। तो ये बन जाएगा एथाक्सी बेंजीन। और इसका एक कॉमन नाम है, इसको कहते हैं फेनिटोल के नाम से। एथाक्सी बेंजीन को फेनिटोल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो है जो फिनाल का OH ग्रुप होता है वह ये एसाइलेशन रिएक्शन देता है, इसमें फेनिल एस्टर बनता है। और जब आपका इससे कराते हैं एल्किल हैलाइड से तो आपको दो इम्पॉर्टेंट ईथर बनते हैं, एक को एनिसोल और दूसरे को फेनिटोल के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है, कुछ रिएक्शन इसके ऐसे होते हैं फिनाल को जो अल्कोहल से भिन्न रिएक्शन होते हैं। जैसे अल्कोहल जो है लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं कर पाता है, जबकि फिनाल क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। दूसरा जो है फिनाल जो है NaOH के साथ क्रिया करके फिनाक्साइड बना लेता है, जबकि अल्कोहल NaOH के साथ क्रिया नहीं करता है। तो इस तरह से जो है ये देखिए, ये तो जो दोनों रिएक्शन देगा, फिनाल Na के साथ ये सोडियम फिनाक्साइड बनाता है तो ये रिएक्शन अल्कोहल भी देता है, लेकिन ये फिनाल जो है NaOH के साथ क्रिया करके ये आपको सोडियम फिनाक्साइड देगा और H2O बनाएगा, लेकिन यह रिएक्शन अल्कोहल नहीं देता है। नेक्स्ट जो अंतर होता है, फिनाल क्षार धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को अपघटित करने में असमर्थ होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं यह कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से CO2 गैस को तेज़ी से बाहर निकालते हैं। फिनाल के अम्लीय लक्षण का कारण होता है ध्रुवीय OH बंध, और जो फिनाक्साइड आयन बनता है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण, अनुनादी संरचनाओं के कारण यह H+ आसानी से दे देता है। जैसा कि देखिए फिनाक्साइड जो है इसके 5 कोनिकल स्ट्रक्चर या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनाता है फिनाक्साइड आयन। तो फर्स्ट में देखिए H+ निकलने के बाद यहाँ O पर माइनस चार्ज आता है, तो इस स्पीसीज को फिनाक्साइड आयन बोलते हैं। और इस फिनाक्साइड आयन में बेंजीन रिंग में एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन जो है रिजोनेट करते हैं, जिसके कारण ये जो है सेकेंड वाला स्ट्रक्चर बनता है। थर्ड वाले स्ट्रक्चर में ये जो O का निगेटिव चार्ज होता है वह कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ पर आपका जो निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा। अब ये निगेटिव चार्ज जो है मूव करेगा यहाँ, और पाई बॉन्ड मूव कर जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज ये आ जाता है पैरा पोजीशन पर। फिर पैरा पोजीशन से निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करके निगेटिव चार्ज बना लेता है। तो इस तरह से आपके ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनाक्साइड आयन के होते हैं, और सबको मिला करके ये आपका जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये फिनाल का बनता है। जबकि दूसरी तरफ जो अल्कोहल होता है वह प्रोटॉन मुक्त करने के बाद एल्कोक्साइड आयन बनाता है। जैसे ये आपका ROH है, ROH से जब H निकल जाएगा तो ये जो बनेगा एल्कोक्साइड आयन बनता है। अब एल्कोक्साइड आयन में जो ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वह केवल ऑक्सीजन पर ही लोकलाइज हो जाता है, यहाँ पर ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाता है। और जो दूसरा कारण होता है, ये जो R ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यह ऑक्सीजन पर और इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन इस H+ को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। इसका मतलब कि जो है ये अल्कोहल जो होता है वह H+ आसानी से नहीं देता है,
और फिनाल जो है ध्रुवीय OH और इस रिजनरेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो स्टेबल हो जाता है, तो ये फिनाक्साइड आयन आसानी से बना लेता है, जबकि अल्कोहल एल्काक्साइड आयन कठिनता से बनाता है। इसी कारण जो है फिनाल जो है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट जो है इसके जो एसिडिटी होती है फिनाल की, उसको चेक करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के आधार पर कि यदि बेंजीन रिंग से कुछ ग्रुप ऐसे जुटे होते हैं जिसके कारण फिनाल की अम्लता बढ़ती है या घटती है। तो पहला हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनाल। एसिडिटी ऑफ फिनाल, तो दो तरह के ग्रुप होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसको EWG कहते हैं, और दूसरे जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, EDG। एक EWG और एक EDG। तो पहला असर जो है हम लोग देखेंगे कि जो फिनाल है उससे यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट जुटे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट वे होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसे NO2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड है, हाइलोजेंस हैं। ये समूह जब यदि बेंजीन रिंग से जुटे हुए होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति पर। इस कारण फिनाक्साइड आयन का ऋण आवेश या निगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाता है तथा आयन का अस्थायित्व बढ़ जाता है, जिसके कारण फिनाल की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। अब जनरली ये देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जैसे NO2 समूह है, वह फिनाल के तीन पोजीशन पर आर्थो, पैरा और मेटा समूह पर जुट सकता है। तो यदि यह मेटा समूह पर जुटा हुआ है तो उसको इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता उसकी कम होती है, जबकि यदि नाइट्रो ग्रुप पैरा और आर्थो ग्रुप पर जुटा हुआ है तो उस समय जो है इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये NO2 ग्रुप में दोनों गुण पाया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव शो करता है और रिजोनेटिंग प्लस -R और -I दोनों इफेक्ट शो करता है। तो इस तरह से जो है फिनाल की अपेक्षा ये पैरानाइट्रोफिनाल, आर्थोनाइट्रोफिनाल, मेटानाइट्रोफिनाल ये उससे फिनाल से ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो इसमें जो है आपका ये जो वरीयता क्रम होता है एसिडिटी का नाइट्रोफिनाल का, इसमें ये पैरानाइट्रोफिनाल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद नंबर आता है आर्थोनाइट्रोफिनाल का, इसके बाद मेटानाइट्रोफिनाल, इसके बाद फिनाल। इसी तरह जो है अब जो क्लोरोफिनाल्स होते हैं, तो क्लोरोफिनाल्स में Cl परमाणु में दो प्रॉपर्टी पाई जाती है। ये -I प्रभाव माने नेगेटिव इंडक्टिव प्रभाव और +R इफेक्ट दोनों देखने को मिलता है, लेकिन +R प्रभाव की तुलना में I प्रभाव अधिक होता है। I प्रभाव मतलब जो मेन ग्रुप होता है उससे जितना नज़दीक वो ग्रुप जुटा रहेगा तो ज़्यादा प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट जो है दूरी बढ़ने पर धीरे धीरे घटता जाता है। जब Cl जो है आर्थो पोजीशन पर होगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा। इसके बाद ये मेटा पर, फिर इसके बाद पैरा पर, इसके बाद फिनाल। तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन OH से कार्बन की Cl की दूरी बढ़ती जाएगी तो इसका असर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम आर्थो पोजीशन पर देखने को मिलता है, इसके बाद मेटा पोजीशन पर, इसके बाद क्लोरो। तो इस तरह से इसका ऑर्डर जो बनेगा ये आर्थो क्लोरोफिनाल सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और पैरा क्लोरोफिनाल उससे कम, फिनाल। तो जितने भी क्लोरोफिनाल्स होते हैं वो फिनाल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो इस तरह से इसका ऑर्डर ये निकालते हैं क्लोरोफिनाल्स का। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे ऐसे ग्रुप्स जिनका इफेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का इफेक्ट होता है, EDG टाइप के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह जैसे R ग्रुप हो, मेथिल एथिल हो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। एल्काक्सी OR ग्रुप होता है,
NH2 ग्रुप होता है और OH ग्रुप होता है। ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, मैंने बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे। तो इसमें जो है ये +R प्रभाव ये शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में +R प्रभाव होता है, जिसके कारण फिनाक्साइड आयन के ऋणावेश में वृद्धि कर देते हैं, जिससे फिनाल की अम्लता घट जाती है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से जुटे होंगे तो उस समय जो है ये जो फिनाल है उसका H+ देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, मतलब वो जो है फिनाल से भी कम एसिडिक हो जाएंगे जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुटे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह का प्रभाव यम स्थिति की अपेक्षा आर्थो और पैरा स्थिति में अधिक होता है। जैसे क्रिस्टाल में CH3 समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तथा वह फिनाल से कम अम्लीय है। क्रिस्टाल की अम्लीय प्रबलता का क्रम अपेक्षित क्रम इस प्रकार से होता है। तो इसमें जो है जो क्रिस्टाल्स होते हैं वह फिनाल से कम एसिडिक होते हैं, क्योंकि क्रिस्टाल में जो CH3 ग्रुप लगा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण वो नेगेटिव चार्ज जो है को डिस्टेबलाइज करता है। इस कारण जो है इसमें क्रिस्टाल में जो फिनाल होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद इसका असर जो है आएगा मेटा समूह पर, जो CH3 जुटा रहेगा, और इसके बाद जो है आपका आएगा पैरा समूह पर, और ये आर्थो क्रिस्टाल सबसे कम एसिडिक होगा, क्योंकि ये जो है OH ग्रुप के काफ़ी करीब जुटा हुआ है। तो आर्थो एंड पैरा वाले का ज़्यादा असर होता है कंपेरेटिव टू मेटा। तो इस तरह से ये जो है क्रिस्टाल का जो है एसिडिक पावर का डिक्रीजिंग आर्डर में एसिडिक पावर को शो किया गया है। तो फिनाल, इसके बाद मेटा क्रिस्टाल, फिर पैरा क्रिस्टाल, फिर आर्थो क्रिस्टाल। इसके बाद जो है नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, ये रिएक्शन विद जिंक पाउडर। तो फिनाल का जो है जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, फिनाल की क्रिया जब जिंक पाउडर से कराते हैं तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन बनता है और जिंक ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखेंगे, दूसरे प्रकार का रिएक्शन जो फिनाल देता है वह बेंजीन रिंग के कारण देता है। तो इसमें जो है इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन रिंग के कारण जो रिएक्शन होते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहला इसमें देखा जाएगा, इसका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है हैलोजिनेशन रिएक्शन। जब फिनाल को ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। तो यहाँ देखिए फिनाल है 3 Br2 मालिक्यूल, और यहाँ पर कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फिनाल के ब्रोमिनेशन में, क्योंकि फिनाल जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन की तुलना में। तो ये Br2 वाटर ले लेते हैं, जिसके कारण आपको ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल जितनी भी पोजीशन होती हैं रिएक्टिव फिनाल की सभी जगह ब्रोमीन जुड़ जाता है। तो देखिए आर्थो पर जुड़ गया, पैरा पर जुड़ गया, फिर आर्थो पर। तो ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल। ये जो है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो ये जनरली फिनाल के टेस्ट में भी यूज होता है कि फिनाल का क्रिया जब ब्रोमीन से कराते हैं तो एक सफ़ेद और 6 बन जाता है। अब इसी रिएक्शन को फिनाल की क्रिया Br2 से और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 में कराते हैं तो हमको सेलेक्टिव आर्थो और पैरा ब्रोमोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है। तो यहाँ जब एक्वस बिलियन लेते हैं पोलर सॉल्वेंट तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनाल बनता है, और ब्रोमीन के साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड लेते हैं तो सेलेक्टिव हमको आर्थो ब्रोमोफिनाल और पैरा ब्रोमोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसमें 4 ब्रोमो या पैरा ब्रोमोफिनाल जो है ये मेजर होगा और आर्थो ब्रोमोफिनाल ये माइनर कंपोनेंट मात्रा में ये बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है इसका है नाइट्रेशन। तो फिनाल जो है 2 तरह का रिएक्शन देता है नाइट्रेशन में। जब डाइल्यूट HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं फिनाल की
तो हमको आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है। अब यही क्रिया जब फिनाल की कांक HNO3 के साथ कराते हैं तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड बनता है। ये जितने भी इसकी पोजीशन होंगी, दोनों आर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप ऐड हो जाता है। तो इसको कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनाल, और इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर का सॉलिड होता है पिक्रिक एसिड, जो कि येलो कलर का होता है, जिसको सिल्क और ऊल को डाई करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है पिक्रिक एसिड को। लेकिन इस विधि से जो है पिक्रिक एसिड बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह कुछ फिनाल को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो अच्छी यील्ड प्राप्त करने के लिए पहले फिनाल को कांक H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। जब फिनाल को कांक H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो ये आपको आर्थो और पैरा फिनाल सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर मिलता है। OH जो है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो SO3 एक बार आर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा और एक जो है पैरा पोजीशन पर, दोनों का ये मिक्सचर मिलता है। इसके बाद जो है इस आर्थोफिनाल सल्फोनिक एसिड को कांक HNO3 के साथ जब गर्म करते हैं तो SO3H भी रिप्लेस हो जाता है और NO2 ग्रुप दोनों आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर ये यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है पिक्रिक एसिड अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है इस विधि से। कम से कम 90% की यील्ड इसमें होती है जब इस विधि से पिक्रिक एसिड को बनाया जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है सल्फोनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बेंजीन रिंग के कारण सल्फोनेशन रिएक्शन है। तो इसमें जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ये रिएक्शन होता है। जब फिनाल की क्रिया लोअर टेम्परेचर पर कराते हैं कांक H2SO4 के साथ तो हमको मिलता है 2 हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। लोअर टेम्परेचर पर आर्थो प्रोडक्ट मिलता है, और यदि टेम्परेचर हाई रखेंगे लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो गया, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यही रिएक्शन जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर करा देंगे तो हमको 4 हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन, पांचवा रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजीन रिंग के कारण, इसको कहते हैं एल्काइलेशन रिएक्शन। तो जब फिनाल का एल्काइलेशन रिएक्शन कराते हैं CH3Cl के साथ और एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये CH3 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ करके ये आपका आर्थो एंड पैरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देता है। मेथिल ग्रुप एक बार CH3 ग्रुप पर भी जुड़ सकता है और पैरा पोजीशन पर। मेजर प्रोडक्ट जो है पैरा क्रिस्टल का इसमें बनेगा। अब जो है इसमें नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट का, उसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में फिनाल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं CH3COCl से। ये होता है हमारा एसिटिल क्लोराइड। और रिएजेंट वो तो कॉमन रहता है, कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड ही लेंगे। तो यहाँ CH3CO+ जो है इलेक्ट्रोफाइल बनता है। ये CH3CO+ इस बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा CH3CO, तो बनेगा वो आर्थो एसिटिल फिनाल और पैरा एसिटिल फिनाल का मिक्सचर प्राप्त होता है। या इसको आप लोग कर सकते हैं कि इसको 1 नंबर कर दें, इसको 2 नंबर, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन भी इसको लिख सकते हैं, 2 हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन, और इसको 3 हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन। अब जो है कुछ ये तो कुछ हो गए आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो है एक नेम रिएक्शन आता है जिसको कहते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। कोल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बेंजीन रिंग में जोड़ा जाता है। तो इसमें जो है फिनाल के सोडियम लवण को हाई टेम्परेचर लगभग 400 केल्विन
और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर CO2 के साथ गर्म करने पर आर्थो स्थान पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एंट्री हो जाती है, प्रवेश हो जाता है, और मुख्य उत्पाद के रूप में सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसको अम्लीकृत करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इसमें जो है पहले आप फिनाल से सोडियम फिनाक्साइड बनाते हैं। तो फिनाल की क्रिया जब NaOH से कराते हैं तो यहाँ -H2O हो जाएगा, और ये O- और Na+, मतलब ये सोडियम फिनाक्साइड बनता है। और इसका जो है क्रिया सोडियम फिनाक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हायर टेम्परेचर 400 केल्विन और 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब क्रिया कराते हैं तो ये आपका बन जाता है, ये वाला इंटरमीडिएट बनेगा। और इसका जब एसिड के उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये आपका बन जाएगा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, या इसी को आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म जो होता है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का, तो यहाँ देखिए ये हमारा सोडियम फिनाक्साइड लिए हैं, ये हमारी CO2 गैस है। तो CO2 गैस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड O। तब ये फिनाक्साइड आयन का जो ऑक्सीजन जो निगेटिव होता है वो मूव करता है यहाँ, और बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम पर अटैक करता है, जिससे O- बन जाता है। ये O- बनेगा, और Na मीडियम में है ही है, तो Na+ और O- एक साथ जुड़ जाएंगे। और यहाँ से जो है अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन जब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पर बेंजीन का जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वह लॉस हो जाता है। तो एरोमेटिक कैरेक्टर प्राप्त करने के लिए ये जो यहाँ का H है, H जो है प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड बनाएगा, और O के साथ O वाला पाई इलेक्ट्रॉन ये O पर चला जाएगा, तो O- बनेगा, और यहाँ का H+ जा करके इसको OH बना देगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग रिगेन कर जाएगी, यहाँ OH आ गया, और ये जो C डबल बॉन्ड O Na यहाँ से ये बना हुआ है। अब इस सोडियम साल्ट का क्या करा देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो ये आपका बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब जो है ये जो सैलिसिलिक एसिड बनता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका काफ़ी मेडिकल एप्लीकेशन है सैलिसिलिक एसिड का। तो जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये इसकी क्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड से और ग्लेशियल एस्टिक एसिड की उपस्थिति में करा दिया जाएगा, तो ये हो जाता है एसिटाइलेशन की क्रिया। ये जो H यहाँ से रिप्लेस होगा, और यहाँ OH का H रिप्लेस होके एस्टिल ग्रुप CH3Cu ग्रुप यहाँ होता है। तो यहाँ OH ग्रुप का एस्टिलाइजेशन हो जाता है, और ये बनता है 2-एसिटिलॉक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको 2-एसिटिलॉक्सी बेंजोइक एसिड को कहते हैं एस्पिरिन। ये दवा के रूप में काफ़ी यूज होती है, ये दर्द निवारक दवा होती है, एनाल्जेसिक बोलते हैं इसको, एस्पिरिन को। तो ये सैलिसिलिक एसिड से ही बनता है एस्पिरिन। दूसरा जो है कंपाउंड जो है बनता है आपका ये जो है फेनिल सैलिसिलेट। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिएक्शन जब फिनाल से करा देते हैं तो ये जो है इसका OH और इसका H ये निकल जाता है, और ये बनता है फेनिल सैलिसिलेट, जिसको सैलाल के नाम से जानते हैं। और ये होता है एनाल्जेसिक, मतलब दर्द निवारक और एंटीपायरोज ज्वर रोधक है, दर्द निवारक और ज्वर रोधक के रूप में इसको सैलाल को प्रयोग किया जाता है। अब यही रिएक्शन जो है आपका इसको सैलिसिलिक एसिड को मेथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करा दें तो ये हमारा बन जाता है मेथिल सैलिसिलेट, OH और H निकल जाएगा, CO
और यहाँ O छूटा हुआ है, यहाँ COOCH3 बनेगा। तो ये होगा मैथिल सल्सिलेट, जिसको आयल ऑफ विंटर ग्रीन कहते हैं। आयल ऑफ विंटर ग्रीन ये जनरली जो है परफ्यूम आदि में ज़्यादा यूज होता है, आयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो ये इसके 3 महत्वपूर्ण सल्सिलिक एसिड के कंपाउंड हो गए, आपका सैलाल, एस्प्रिन और आयल ऑफ विंटर ग्रीन। अब जो है तो कोल्बे स्मिथ के बाद जो है अगला जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है वो कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शन जो है ये फिनाल से ही रिलेटेड है कि जब फिनाल को क्लोरोफार्म और NOH के साथ जब गर्म किया जाता है, रिफ्लेक्स किया जाता है, तो यहाँ से आपको HCl निकलेगा और H2O निकलता है और एक इंटरमीडिएट बनता है ONA और इस आर्थो पोजीशन पर CHCl2 जुड़ जाता है। अब इसकी क्रिया पुनः जो है 2NOH से कराएंगे। तो 2NOH से कराने के बाद ये आपका 2HCl यहाँ से निकल जाएगा और 2 CH से 2 Cl निकलेंगे, दोनों Cl की जगह 2 OH ग्रुप यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद जो है जब एक कार्बन से 2 OH ग्रुप जुटे होते हैं यहाँ, तो यह अनस्टेबल होता है। यहाँ से एक मालिक्यूल ये H2O के रूप में बाहर चला जाता है और ये आपका बनता है CHO। तो CHO ग्रुप यहाँ डेवलप हो जाएगा और ये आपका ONA ऑलरेडी पहले से ही है ओमन। अब इस ONA से OH बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया कराएंगे। तो O- और H आपस में जुड़ के OH बना देंगे और NaCl यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से बनता है आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसको सल्सिल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआ है, किन पदों से होकर गुजरा है, उसको समझने के लिए ये जो है हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमर रिएक्शन। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है ये होता है फॉर्मेशन ऑफ डाईक्लोरोकार्बिन। डाईक्लोरोकार्बिन में क्या होता है, जो हमारा क्लोरोफार्म होता है CHCl3 जो लिया जाता है रिएक्टेंट के रूप में, तो CHCl3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तीन कार्बन से 3 Cl ग्रुप यहाँ जुटे हुए हैं और एक जो है हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो ये हो गया CHCl3। जो NOH मिलाते हैं वो क्या प्रोवाइड करता है, OH- प्रोवाइड करता है। तो ये OH- और जो ये कार्बन से जो हाइड्रोजन जुटा हुआ है ये काफ़ी एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है कि जो कार्बन से जो 3 Cl जुटे हुए हैं ये काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेंगे, तो तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे कार्बन पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। पॉजिटिव चार्ज को मेकअप करने के लिए कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है और ये H जो है प्लस के रूप में आसानी से निकल जाता है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन है ये काफ़ी एसिडिक होता है। तो जो बेस होता है OH और AH ये दोनों मिलके H2O के रूप में बाहर आ जाते हैं और यहाँ हमारा CCl3 जो है CCl3 और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज वाली स्पीशीज यहाँ डेवलप होती है। अब यहाँ से एक Cl मालिक्यूल जो है यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है इसको मेकअप करने के लिए एक Cl मालिक्यूल बाहर जाता है। तो Cl मालिक्यूल जब बाहर जाएगा तो कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, कार्बन का प्लस चार्ज और ये पहले से नेगेटिव चार्ज दोनों क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा बन जाएगा कार्बन से 2 Cl परमाणु ये जुटे रहेंगे और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो इसी स्पीशीज़ को कहते हैं डाईक्लोरोकार्बिन। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करेगी, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। यहाँ पर इसके बाद जो है डाईक्लोरोकार्बिन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बना डाईक्लोरोकार्बिन यह रिएक्शन करता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन है इस डाईक्लोरोकार्बिन को के साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये फिनाक्साइड, पहले फिनाल से OH की NaOH से क्रिया करेंगे तो फिनाक्साइड बन जाएगा
अब ये फिनॉक्साइड का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का अंदर मूव करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ ये जुटेगा, तो ये कार्बन और बेंजीन का कार्बन और डाई क्लोरोकार्बन का कार्बन में ये पाई बाड, ये सिग्मा बाड बनेगा, और इस Cl2 पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन है ये नॉन एरोमेटिक हो चुकी है, तो एरोमेटिक होने के लिए ये H+ को बाहर निकलेगी और यहाँ पाई बाड बनेगा बेंजीन रिंग में, और ऑक्सीजन के ऊपर ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा O-, और जो ये H+ निकला वो CCl2 जो माइनस है उससे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CCl2, CHCl2 और O-। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस और एसिडिफिकेशन होता है। तो ये जो है CHCl2 पर जो NaOH होता है वह एक OH मालिक्यूल इस कार्बन से जुटेगा और यहाँ से एक Cl मालिक्यूल बाहर जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा CH, Cl और OH ऑलरेडी इससे जुट गया है। अब पुनः क्या होगा कि जो एक Cl बचा हुआ है ये भी जो है ये O और H का इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाएगा और ये भी Cl बाहर चला जाएगा, तो आपका बन जाएगा यहाँ पर जो CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा और O- फिनॉक्साइड आयन के रूप में है। अब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे, H+ की उपस्थिति में इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो ये जो O- है इस H को लेकर के OH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये CHO तो पहले ही का बन गया है, तो ये बन जाएगा आपको ऑर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको कॉमन रूप से सल्फरडिहाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है रीमर टीमर रिएक्शन का, जिसमें सल्फरडिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, ये होता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो फ्राइज रीअरेंजमेंट सीधे फिनाल का रिएक्शन नहीं होता है, ये फिनालिक एस्टर लेते हैं, इसमें फिनालिक एस्टर को एनाहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो फिनालिक कीटोन बनता है। इस अभिक्रिया में फिनालिक ऑक्सीजन से एक एसिड समूह रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर चला जाता है, तो इसी को कहते हैं फ्राइज पुनर्विन्यास या फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसमें जो है आपको जो है ये रिएक्शन जो है फिनाल की क्रिया जब आपको कराएंगे एस्टिक एनाइड्राइड से, फिनाल की क्रिया एस्टिक एनाइड्राइड से कराते हैं तो ये बनता है फेनिल एसीटेट, ये बनेगा फेनिल एसीटेट। और इस फेनिल एसीटेट को जब निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो जो ये CH3CO ग्रुप होता है, या तो यह फिनाल के आर्थो पोजीशन COCH3 फिनाल के आर्थो पोजीशन पर चला जाएगा या पैरा पोजीशन पर चला जाता है, तो ये बनता है आर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन और ये पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन का मिक्सचर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए, फ्राइज रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म जो है, पहले आप लेंगे फेनालिक एस्टर को एल्युमिनियम क्लोराइड एक ल्यूविस एसिड होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, तो इसके उपस्थिति में ये जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर है वो एल्युमिनियम क्लोराइड को प्रोवाइड करता है और यहाँ एक बॉन्ड बनाता है, O के साथ जो है OlCl3 बन जाता है और O दोनों इलेक्ट्रॉन देता है AlCl3 के साथ, तो O पर प्लस चार्ज आ जाता है और AlCl3 पर यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उस पर प्लस चार्ज होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ से जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिसके कारण O का पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा और एक नई स्पीसीज जो बनेगी उसको कहते हैं एसिलियम आयन। ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो इसको कहते हैं जो बनेगा एसिलियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। अब इसके बाद जो है यहाँ से AlCl3 से एक Cl- के रूप में निकलेगा, तो ये बन जाएगा, अब इसका एल्युमिनियम क्लोराइड का प्लस चार्ज जो है समाप्त हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा AlCl2 में, और जो है ये जो अब लोन पेयर जो ऑक्सीजन पर है वो शिफ्ट होगा बेंजीन रिंग की तरफ,
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये एसिलियम आयन के कार्बन एटम पर जाकर के जुड़ जाता है। तो एसिलियम के कार्बन आयन पर जुटेगा तो यहाँ पर आपका फिर बेंजीन रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर समाप्त हो जाएगा। एरोमेटिक कैरेक्टर गेन करने के लिए EH+ यहाँ से EH+ यहाँ से निकलेगा और ये एरोमेटिक कैरेक्टर ये गेन करेगा। और ये जो है, ये जो EH+ निकलता है और ऊपर जो Cl- निकला है, ये दोनों जुड़ करके क्या बना देते हैं, ये Cl के रूप में, यहाँ का EH+ और ऊपर का Cl, ये Cl के रूप में बाहर आ जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा, ये OAlCl3COCH3। और इसका क्या करा देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो ये आपका बन जाएगा O के साथ H जुड़ जाएगा और यहाँ एसिटो ग्रुप यहाँ पहले से जुटा हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन बनता है। तो यही है फिनालिक एस्टर। एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति के जब क्रिया करते हैं तो ऑर्थो हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन बनता है और यही मैकेनिज्म फॉलो करके पैरा हाइड्रॉक्सी एसिटोफिनोन भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये मैकेनिज्म होता है फ्राइज रिएरेंजमेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।